मोदी जी के भाषण चले और वो आपने उनके वीडियो वाले ट्वीट पे कोट किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वक्फ की व्यवस्था नहीं दी, ये तो शाही परिवार का वोट बैंक बढ़ाने के लिए वक्फ लाया गया। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि वक्फ लाने में सिर्फ कांग्रेस ही अकेला दोषी रही या भारतीय जनता पार्टी भी कहीं पर थी? आप ये देखिए, इसकी वक्फ की हिस्ट्री जो है जी, ये 1923 से शुरू होती है, जब ये ब्रिटिशर्स ने जो है इस एक्ट को इनैक्ट किया था। उस टाइम इसका नाम था मुसलमान वक्फ एक्ट। और उन्होंने जब ये एक्ट उनको दिया था, तो उसका सिर्फ एक पर्पस था कि अब जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है, शमशान घाट होते हैं या जो दरगाह के एरियाज उन्होंने जहां दरगाह बनी थी, उनका बेटर मैनेजमेंट हो सके। लेकिन इस एक्ट को कंटिन्यू रखा गया। 1954 में इस मुसलमान एक्ट को जो है वो वक्फ एक्ट का नाम दे दिया गया, और उसका जो था वो सेम प्रोविजन थी जो 1923 के एक्ट की थी। अब मेन खेल इसमें शुरू होता है 1995 में, जब इस एक्ट को पार्लियामेंट में रखा गया। सिकंदर वक्त मेरे ख्याल से लीडर ऑफ इनके कांग्रेस के लीडर, और राम रतन राम थे बीजेपी की तरफ से। और आप यकीन मानिए कि इस बिल को राम रहीम बिल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो बीजेपी के सांसद थे राम रतन जी, इन्होंने इस बिल को कांग्रेस के साथ मिलकर इतना ड्रेकोनियन बनवा दिया था, किसने एक बहुत खतरनाक सेक्शन है, लॉ ऑफ लिमिटेशंस जिसको बोला जाता है, सेक्शन 107 है वो। तो लॉ ऑफ लिमिटेशंस क्या था कि इससे पहले 1995 से पहले एक लिमिट थी कि भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी अगर सरकार ने 30 साल पुरानी होनी चाहिए, 12 साल पुरानी होनी चाहिए। अब आप देखिए राम रतन जी ने इस बिल को क्या करवाया, उसने बोला ये लिमिट हटा दो, ये लिमिट को हटवा दीजिए आप। और ये लिमिट मतलब चाहिए वक्त की प्रॉपर्टी 200 साल हो, 400 साल हो, 500 साल हो, अगर वो इस पे क्लेम करते हैं तो ये उनको मिलनी चाहिए। ये बीजेपी के सांसद राम रतन जी ने इसको पारित करवाया था। मतलब कांग्रेस ने जो चीज नहीं सोची वो बीजेपी के सांसद ने उनको दी। बीजेपी ने इस बिल का पूरा सपोर्ट किया और इसको पारित करवाया। और पारित करने के अलावा ये सेक्शन जो है लॉ ऑफ लिमिटेशन, सबसे ड्रैकोनियन सेक्शन ऐड करवाया। यही वो सेक्शन है जिसके दम के ऊपर ये कोई भी गांव को जो है बोलते हैं ये हमारा है। कोई भी हिंदू मंदिर चाहे वो 200 साल पुराना, उसको बोलते हैं हमारा है। चाहे वो 100 साल पुराना मंदिर हो, वो उसके ऊपर अपना दावा ठोक देते हैं। तो आप ये देखिए कि ये करने वाला कोई और नहीं, स्वयं बीजेपी वाले खुद थे। इसके अंदर जो है फिर मनमोहन सिंह ने जब सच्चर कमेटी का संगठन किया था, तो वहां पे उन्होंने वक्फ के लिए जो है रिकमेंडेशंस दी। अब ये रिकमेंडेशंस को 2013 के अंदर जो है टेबल किया गया पार्लियामेंट में, सोनिया सरकार ने। रितु जी, ये रितु जी का ट्वीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो आप देख रहे हैं सबूत जो इन्होंने राम रतन जी वाला कहा, ये रितु जी ने इसको एक्सपोज किया था कि अनदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसमें ये संसद में बहस का आपको कॉपी है। मिस्टर राम रतन फ्रॉम द बीजेपी had also moved an amendment that the law of limitation should not be applicable to वक्फ प्रॉपर्टीज। यानी जो लिमिट है कुछ साल के लिए, 30 साल 50 साल, उसको आप लिमिट को हटा दीजिए जी, अनगिनत सालों के लिए दे दीजिए। ये करने वाले वक्फ को हिंदुओं का गला घोटने का कानून का जो सुझाव दिया संसद में, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद राम रतन जी। सुझाव नहीं, इसको पारित करवाया, सुझाव ही नहीं दिया, इसको पारित करवाया पार्लियामेंट। ठीक, ये रहने दो। और अब रितु जी आपको 2013 का बता रही हैं, यानी वक्फ पर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से झूठ बोल रही है। कांग्रेस के वोट बैंक के साथ भाजपा मुस्लिम वोट बैंक की तलाश में हिंदुओं का गला एक तरह से दबा चुकी है। ये रितु जी ठीक कह रहे हैं हम? नहीं संदीप जी, देखिए इसमें हमारे को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी इन्होंने अमेंडमेंट्स प्रपोज करी हैं उसके अंदर, जो अभी न्यू अमेंडमेंट बिल देखेंगे उसके अंदर क्या क्या इन्होंने अमेंडमेंट्स करी हैं, उसको समझना भी इम्पोर्टेंट है हमारे को। और वो समझ के हमको ये देखना जरूरी है कि क्या ये अमेंडमेंट से जो है ये डाइल्यूट होता हुआ हमें दिख रहा है, पुराना वाला डाइल्यूट होता हुआ दिख रहा है हमारे को, या उसके अंदर अभी भी ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि वक्फ
अभी भी वो प्रोविजंस बहुत ड्रैकोनियन है, तो वो हमें देखना और पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए अभी हम लोग चलते हैं अमेंडमेंट की तरफ भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले मोटा मोटा आपके दर्शकों को हम एक छोटा सा सिनेरियो बैकग्राउंड में दे देते हैं, क्योंकि आपने बैकग्राउंड, हाँ बिल्कुल, मनमोहन सरकार से आप ले लीजिए, मनमोहन सरकार सच्चर कमेटी का जो है संगठन किया था, और उसमें जो उन्होंने वक्त की प्रोविजन दी कि उसमें कुछ चेंजेस होनी चाहिए, वो प्रोविजन 2013 में टेबल कर दी, जिसको नकवी जी ने, जो कि अगेन लीडर ऑफ जो ऑपोजिशन वहां पर, उन्होंने बहस करी, तो उन्होंने पूरा इसको सपोर्ट किया, और उस 2013 के प्रोविजन में इसको और ड्रैकोनियन बना दिया गया। मतलब जो ट्रिब्यूनल सेटअप हुए, तो उसके अंदर ये था कि सिर्फ जो वक्फ की जो मतलब पुलिस भी उनकी, जज भी उनका, दोनों चीज उनकी, मतलब जो आरोप, अगर उन्होंने किसी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दिया, और वो कौन डिसाइड करेगा कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है, वो उन्हीं के जज, वक्फ के जज उसको डिसाइड करेंगे और वो कर देंगे, वो डिसीजन हो जाएगा, और वो आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। इन सब डिसीजन, जो वक्फ का डिसीजन हो गया वो हो गया। और सारे मेंबर्स कौन, सब मुस्लिम मेंबर्स, एक शिया एक सुन्नी, एक शिया एक सुन्नी। तो इस तरह से जो अभी तक 2013 की कॉम्पोजिशन थी, और इस बिल को अगेन जो है पूरा बीजेपी सपोर्ट ही नहीं किया, इसको इन्होंने पूरा पार्लियामेंट में और सुझाव देकर जो है इसको पारित करवाया। अब कहानियां खत्म नहीं होती है। 2000, अब आप ये देखिए कि अब इस बिल ये बन गया, 2013 का जो वक्फ एक्ट था उसको इन्होंने पारित करवाया, और 2014 में बीजेपी की, मोदी जी की सरकार आती है। अब क्या कहानी शुरू होती है? अब हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये वक्फ जो है ये खत्म किया जाएगा, लेकिन इससे पहले हम सब यहाँ पर जानते हैं, संदीप जी शायद आप भी, हमको शायद वक्फ क्या, हमें इसकी कहानी पता भी नहीं थी। कहानी हमें पता चलने शुरू होती है जब मोदी जी के राज में वक्फ जो है अपना क्लेम करना शुरू करता है। कभी कोई हिंदू का 200 साल मंदिर के ऊपर अपना क्लेम ठोक दिया, कभी तमिलनाडु के पूरे गांव के ऊपर अपना जो है उन्होंने क्लेम ठोक दिया कि ये तो पूरा हमारा गांव है, हमारे फार्म लैंड है, वक्फ का लैंड है ये। तो यहाँ पर अब जब ये सब कुछ होने लगा तो नजर आया, और यहाँ पर जो है जब नजर आया तो देखा, पूरी कहानी पीछे देखी कि अरे भाई, ये तो बीजेपी ने और कांग्रेस ने मिलके हिंदुओं का बिल्कुल मतलब खत्म, इस देश को इस्लाम देश बनाने में दोनों पार्टियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इस पे काम किया जाए। हमारे एक मित्र है, छोटा सा एनेक्डोट, मैं एक छोटी सी कहानी यहाँ पर दूंगी। एक हमारे मित्र हैं, वो गुजरात से हैं, बीजेपी के बहुत सीनियर मेंबर हैं, हम उनका नाम नहीं लेंगे नहीं तो बेचारे फंस जाएंगे। मोदी जी के साथ बहुत काम करते थे, उनका मीडिया वगैरह देखते थे। तो जब 2014 में जीते तो मुझे बता रहे थे कि हमने मोदी जी से बोला कि मोदी जी अब तो कुछ जो है ना, ये सब जो है सच्चर कमेटी वगैरह सब हटाना पड़ेगा, ये तो बहुत हो गया, अब अपने हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो मोदी जी ने, अभी वो दिल्ली पहुंचे नहीं थे, जीता था इलेक्शन, दिल्ली नहीं पहुंचे थे, तो उनको कहते हैं कि भाई साहब ऐसा है, अब तो सच्चर कमेटी के हिसाब से ही काम होगा। तो जो हमारे वो मित्र हैं, उन्होंने वो दंग और भचंग रह गए कि ये क्या बोला जा रहा है। और क्योंकि वो कहानी उन्होंने मुझे 2014 में बताई थी, मैंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन आज 10 साल के बाद मैं उनकी उस बात पे विश्वास करती हूँ, क्योंकि सच्चर कमेटी को जितने अच्छे से मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है लास्ट 10 साल में, शायद कांग्रेस कभी भी नहीं कर पाती। कांग्रेस को शर्म आती होगी, मोदी जी ने इतना अच्छा से इम्प्लीमेंट कर दी, ये काम क्यों नहीं कर पाए, इतना उन्होंने जो काम किया। अब हम कुछ फिगर्स यहाँ पर देखेंगे कि मोदी जी जो कह रहे हैं वक्त को लेकर, जो 10 सालों में हुआ, तो हमें वो जो 10 सालों में हुआ, वहां पे हमें अब मोदी जी की इंटेंशंस पे और उनकी ऑनेस्टी पे डाउट, क्योंकि अब क्या हम देखते हैं लास्ट 10 साल के अंदर कि, अब आप ये, आपके दर्शक बड़े ध्यान से इन फिगर्स को देखें, सुनिए, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपके पास तो जो व्हाट्सएप में संघों के व्हाट्सएप के जो वहां पे चलते हैं, अरे वाह मोदी जी वक्फ हटाने वाले हैं, वाह मोदी जी वक्फ हटाने वाले हैं। थोड़ा ठंड रखिए और फैक्ट सुनिए। फैक्ट में क्या हमें पता चलता है कि 30 नवंबर 2014 तक, मतलब जब अभी मोदी जी को 6 महीने हुए थे प्रधानमंत्री तक बने हुए, तो जो टोटल वक्फ की इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो रजिस्टर हुई थी तब तक के लिए, वो थी 3,37,809 प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज। और अब आप सुनिए, लास्ट उस 10 साल में के बाद जुलाई 31, 2024 को कितने प्रॉपर्टीज जो है वो वक्फ को दे दी गई इमूवेबल, लगभग 9 लाख प्रॉपर्टीज, मतलब 3.5 लाख से 9 लाख हो गया 10 साल के अंदर। तो एक्चुअल फिगर है
8,72,320 इमूवेबल प्रॉपर्टीज के नाम दे दी गई। और इस चीज को तो अमित शाह जी ने भी बड़े पार्लियामेंट में बड़े प्राइड से बोला था कि हमने जो है इन वक्फ की जितनी प्रॉपर्टीज हमने डिजिटाइज करवाई है वो किसी ने नहीं करवाई है। अब हम जो वक्फ, ये तो हमने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया कि 3.5 लाख थी 2014 के नवंबर तक, और 31 जुलाई 2024 को आते तक ये हो गई 8,72,320। अब हम बात करते हैं वक्फ बोर्ड के एस्टेट्स की, जो इनके एस्टेट लैंड्स है, मतलब बड़े बड़े इनकी एस्टेट्स हैं। उनका क्या फिगर था? उनका फिगर था 30 नवंबर 2014 को 1,95,230 प्रॉपर्टीज जो थी वो इनके पास थी। और अब जुलाई 31 2024 में कितनी एस्टेट प्रॉपर्टीज का मतलब जो एकड़ ऑफ लैंड्स हैं वो कितनी हो गई इनके पास? 3,56,000 3,56,047 जुलाई 31 2024 तक वक्फ एस्टेट का नंबर जो है वो डबल हो गया ऑलमोस्ट। और जो उनकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज थी वो तो 4-5 गुना बढ़ गई। तो अब 3 गुना 3.5 गुना अगर हम देखें तो बढ़ गई। तो अब आप मुझे बताइए कि जिस 10 साल में के राज में मोदी जी के वक्फ ने जो है वो कम होने के बजाय या उसको होल्ड करने के बजाय वो वक्त को उन्होंने इतना बड़ा एस्टेट्स दे दी, इतना ज्यादा इमूवेबल प्रॉपर्टीज दे दी, भयंकर उनको पावर दी। और यहाँ तक नहीं, एक गैजेट पास किया था नरेंद्र मोदी जी ने। वो गैजेट क्या था कि जहां पर भी जो भी लैंड वक्फ का लैंड है या उनका डिजिटाइज कर दिया और उस पर इंक्रोचमेंट हो रखी है, किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, तो वो कब्जा वो गैजेट के थ्रू पास करवाकर वो प्रॉपर्टीज भी वक्फ को दी गई। तो इतना काम जब मोदी जी ने वक्फ के लिए किया, ये तो एक सिर्फ हम लैंड की बात कर रहे हैं। अब हम जब फंडिंग की बात करेंगे इनकी कि स्टेट्स के अंदर इनको फंडिंग, क्योंकि वक्फ किसके अंडर आता है? वक्फ आता है जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसकी मिनिस्ट्री होती है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में वक्फ की मिनिस्ट्री, उसके अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंडर आता है वक्फ। अब महाराष्ट्र जहां पे ये लोग अभी अभी चुनाव जीते हैं, उसी को इन्होंने हज हाउस बनवा कर दिया, वक्फ का ऑफिस बनवा कर दिया। अभी रिसेंटली 2024 का जो ये इलेक्शन जीते हैं उसके बाद इन्होंने 10 करोड़ रुपए जो है वक्फ को दिए। तो आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने वक्फ को इतना स्ट्रॉन्ग किया, उसको एम्पावर करा, तो वही लोग जब अब वहां पे मंच पे खड़े होके बोल रहे हैं कि हम इसके अंदर अमेंडमेंट्स करेंगे, तो हमें वो इम्पोर्टेंट होता है कि हम उस अमेंडमेंट्स को समझें कि वो क्या अमेंडमेंट्स प्रपोज कर रहे हैं। अब वो अमेंडमेंट्स क्या प्रपोज कर रहे हैं, अब हम उस पे आते हैं। संदीप जी, आपको जो मैंने बोला उसको कंसोलिडेट करना है तो आप कर दीजिए उसको। क्या मैं नहीं, आपने ठीक कहा है, क्योंकि वक्फ की पूरी प्रॉपर्टी जो कांग्रेस के शासन में कम थी वो इनके शासन में 3 गुना 4 गुना बढ़ गई। और वक्फ पर मान लीजिए हिंदूवादी के लोग जो रह रहे थे उनको इंक्रोचमेंट माना गया, उसको हटाकर वक्फ इन्होंने अपने दीन को सुपुर्द किया, वक्फ की प्रॉपर्टी सुपुर्द की। और हजारों एकड़ 9 लाख एकड़ जो है आप संपत्ति आप देखिए वक्फ का, करीब 9,40,000 एकड़, जो अगर आप ये आंकड़े देखे, आज तक का था आंकड़ा जो रितु जी ने भी बताया है, 50 में कांग्रेस ने बनाया तब 52,000 एकड़ जमीन वक्फ के पास थी। 2009 में जब मनमोहन की सरकार थी तो 4 लाख एकड़ जमीन थी। 2014 में जब मनमोहन की सरकार गई तो 6 लाख एकड़ जमीन थी। लेकिन 24 में मोदी जी की सरकार में 9,40,000 एकड़ संपत्ति, और ये बढ़ ही रही है। सबसे बड़ी बात है कि जिस भूमि से आते हैं गुजरात से नरेंद्र मोदी जी, सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर के चीफ ट्रस्टी हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस सोमनाथ मंदिर के पर 52 बीघा जमीन सोमनाथ मंदिर का वक्फ ने क्लेम कर रखा है। 52 बीघा जमीन सूरत की पूरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पर क्लेम कर रखा है वक्फ ने जो है। तो गुजरात में और ज्यादा इन्होंने किया, जहां वो थे वहां वो पूरा करते रहे। अब वो भारत में जब 14 में आए तो उन्होंने फिर अपने प्यारे भाइयों का
जो है कंप्यूटर वाले किताब वाले भाइयों का इन्होंने पूरा किया और वक्फ पूरा भर दिया भारत में, जो रितु जी आंकड़े बता रही हैं, और इसको ज्यादा मजबूत किया, फंड दिया, लगातार फंड दिया, जो उन्होंने भी आपको बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये घोषणा कर रहे हैं। बाबा साहब ने नहीं किया था, तो बाबा साहब ने सच्चर कमेटी भी नहीं किया था, जो आप लागू करे घूम रहे हैं। तो बाबा साहब ने तो नहीं किया था। उस महाराष्ट्र में वक्फ हाउस बनाए गए हैं, मदरसों में सैलरीज बढ़ाई गई है बड़े पैमाने पे। तो रितु जी अब रितु जी ये कह रही हैं कि वक्फ मोदी सरकार में आंकड़ों के हिसाब से, अल्पसंख्यक मंत्रालय जो मोदी सरकार का दिन आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस के राज की अपेक्षा वक्फ की प्रॉपर्टी बढ़ी है मोदी सरकार में, और वक्फ के जरिए मलेच्छों ने बड़ी संख्या में भारत के जमीन पर कब्जा किया है। जी रितु जी। बिल्कुल बिल्कुल किया। आप देखिए, एक सेक्युलर नेशन जिसको जो है ये हमेशा से इन्होंने कांग्रेस की जो सेक्युलरिज्म को जो है चैलेंज किया, मॉक किया, पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया कि हम तुम्हारी सेक्युलरिज्म को नहीं मानते। तो तुम अगर उनकी सेक्युलरिज्म को नहीं मानते तो तुम्हारी कौन सा हिंदुत्व तुम लेकर आ रहे हो कि तुम एक ऐसे एक्ट को तुमने सिर्फ पारित ही नहीं करवाया, तुमने फुल सपोर्ट ही नहीं किया, तुमने उसको इतना ताकतवर कर दिया। क्या एक्ट है कि एक रिलीजन के पास इतनी पावर दे देते हो कि वो दूसरे रिलीजन के लोगों की लैंड और प्रॉपर्टी को बिना किसी के मतलब विद ऑल अथॉरिटी, विद फुल पावर वो उसको ग्रैब कर सकता है। कि ये हम तुम्हारे सेक्युलरिज्म को या हिंदुत्व को क्या बोले फिर? ये तुम्हारा सूडो हिंदुत्व है, दिस इज योर सूडो हिंदुत्व, है ना। बिल्कुल, आप जो है आपने इतनी पावर दे दी उनको कि वो कहीं पर भी उठाकर किसी की भी अरे आप ये बोल रहे भी, आपने पटना में, बिहार में पिछले महीने इन्होंने पूरा गांव का गांव वो कर लिया, वो बेचारे गांव वाले परेशान। संदीप जी, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमें समझना बहुत जरूरी हो रही है कि क्या हो रहा है कि आप कांग्रेस में भी क्या हुआ कि पीछे भी जो कर्नाटका में अभी वहां पर भी बाय इलेक्शन थे, तो वहां पर जो है वक्फ ने एक पूरे गांव की प्रॉपर्टी को नोटिस भेज दिया कि फार्मलैंड्स हमारे हैं। इन्होंने जो है बीजेपी वहां अपोजिशन में, तो इन्होंने खूब हल्ला मचाया। ये स्टोरी समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा हल्ला मचाया कि भाई कांग्रेस एंटी हिंदू है, कांग्रेस ने जो है वक्फ के थ्रू जो है वो फार्मलैंड्स ले लिए। पैरेलली उसी टाइम पर महाराष्ट्र में वक्फ ने, वही स्टेट के वक्फ ने एक बहुत पुराना मंदिर था, शिवा मंदिर, कोई लगभग 100-150-200 साल पुराना, उसको पूरा वक्फ के अंदर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन ये वहां पे नहीं चिल्ला रहे थे, वहां पे कोई आउटरीच नहीं हुआ, वहां सब चुप थे। ये कर्नाटका में हल्ला मचा रहे थे, एंटी हिंदू कांग्रेस। अच्छा, थोड़े 2-3 दिन के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट ने जब इसके पूरे पर्चे बाहर निकाले तो पता चला कि ये फार्मर्स को ये जो नोटिस वक्फ को दिया, इन्होंने दिया था, ये तो बीजेपी के टाइम का इशू हो रखा है। उन्होंने फिर अपने पेपर रखे कि भैया ये तो तुमने इशू कर रखा था, तुम हमारे को एंटी हिंदू बोल रहे हो। हाँ, ये पटना वाला है और ये अभी हम कर्नाटका वाले की डिस्कशन कर रहे हैं कि जहाँ पे फार्मर्स के फार्म लैंड को दिया। एनीवेज, पता चला भैया ये तो इन्हीं के टाइम का किया हुआ। अब आप इसको करैबोरेट करिए कि बुम्बई जो इनके कर्नाटका के जो सीएम थे, उन्होंने वक्फ को खुदा की प्रॉपर्टी बोला। सिटिंग सीएम जो थे कर्नाटका के बीजेपी के, उन्होंने क्या कहा था कि वक्फ की प्रॉपर्टी तो खुदा की प्रॉपर्टी है, इसको किसी को लेने का अधिकार नहीं है। नोट करिएगा, जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टी को खुदा की प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, आज वो उस वक्फ को बोल रहे हैं कि नहीं इसका अमेंडमेंट है, तो हम क्यों ना डाउट करें इनकी इंटेंशंस के ऊपर। रितु जी, मैं आपको ना ये खुदा की प्रॉपर्टी कहने वाले एक और यूपी से भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह, मतलब ये सब खुदा के बंदे हैं भाजपा वाले। ये बयान देखिए, एक ही नहीं, यानी ये सबको ऊपर से ही आदेश है। धर्मपाल सिंह कह रहे हैं वक्फ संपत्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, वक्फ खुदा की संपत्ति, मतलब सेम लाइन, इस पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है। सरकार ने साफ मंशा से इसका सर्वे कराना आरंभ किया है। वक्फ संपत्तियों की पहचान कर कार्रवाई के आदेश पहले ही दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह। कार्रवाई का मतलब है इंक्रोचमेंट से छुड़ाकर वक्फ को सौंप देना, मुस्लिमों को सौंप देना। ये भी खुदा की संपत्ति कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऊपर से ही आदेश था, जो सारे भाजपा राज्य के मंत्रियों का बयान एक जैसा था।
मतलब ये खुदा की प्रॉपर्टी को बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि खुदा की प्रॉपर्टी, क्या ऐसा हो गया कि ये लोग अब इस पोजीशन पे आ गए कि हमने इसको मेंट करना है, तो हमको ये अब, क्योंकि ये आप सब लोगों को ये पीछे की कहानी बताना, नहीं अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि संदीप जी भी वो कहानी खत्म नहीं हुई कर्नाटका वाली। तो महाराष्ट्र में कोई आउटरीच हुआ नहीं, क्योंकि ये पावर में थे, वहां आउटरीच कौन करेगा अपनी सरकार के अलावा? तब तो ये कोई भी मोबिलाइज नहीं करते ना ये लोग तो स्ट्रीट के ऊपर। जैसे अभी हिमाचल में भी इन्होंने खूब मोबिलाइजेशन करी थी वो इलीगल मस्जिद के अगेंस्ट, लेकिन जो इनके स्टेट के अंदर इलीगल मस्जिद होते हैं उत्तराखंड में, उसके अगेंस्ट कोई मोबिलाइजेशन नहीं होती। तो उसी तरह से महाराष्ट्र का वो मंदिर आज भी वक्फ के उसका बेचारा लड़ाई लड़ रहा है कि भाई मेरे को ये मंदिर वक्फ का है या नहीं है, 200 साल पुराना मंदिर हिंदुओं का। और कर्नाटका में आप देखिए कि इनकी ऑपोजिशन और आउटरीच की वजह से सिद्धरमैया जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बकायदा इस वक्फ की इस नोटिफिकेशन को वापस लिया और फार्मर को बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है। तो वो फार्मर बच गए। तो जहां पर ये ऑपोजिशन में होते हैं वहां पर तो ये बचा लेते हैं, लेकिन जहां ये सत्ता में और पावर में होते हैं वहां पर ये वक्फ को बोलते हैं कि खुदा की प्रॉपर्टी है और कब्जा करो हिंदुओं के ऊपर। क्योंकि हिंदू शायद जितना डरेगा, जितना सहमेगा, इनको उतना और वोट करेगा। तो ये एक पॉइंट नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो केसेस साइमल्टेनियसली होते हैं। एक कांग्रेस का सीएम जिसको हम एंटी हिंदू परसीव करते हैं, वो तो उस ऑर्डर को वापस ले लेता है, लेकिन वही महाराष्ट्र में सेम इशू हो रहा है जहां पर एक पूरा का पूरा 200 साल पुराना हिंदू मंदिर के ऊपर कब्जा जो है वक्फ ने ठोक दिया, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं होता, आज भी वैसा ही पड़ा हुआ है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट फॉर अस।